नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, बीज में अंकुरण होता है, नन्हे पौधे में बढ़वार होती है और यही नन्ही अवस्था में रोग और कीट का प्रकोप भी हो सकता है। इसी से संबंधित है हमारा आज का विषय, धान में नर्सरी प्रबंधन एवं पौधरोपण। और इस विषय पर वार्ता के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर RL राउत। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख हैं कृषि विज्ञान केंद्र बालाघाट में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे कार्यक्रम में, मेरी तरफ से और मेरे किसान भाइयों की तरफ से। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे किसान भाई जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में वह धान की खेती में क्या क्या कार्य करें। किसान भाइयों, अभी जो बारिश का समय है और वर्षा ऋतु में धान एक प्रमुख फसल होती है और इस समय हमारा जो नर्सरी में हमारी फसल होती है और जो हमारी डायरेक्ट सीडेड राइस है जिसको हम DSR बोलते हैं, वो हमारी अभी वृद्धि की अवस्था में होती है। तो दोनों अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। पहले हम नर्सरी की बात करें तो नर्सरी का हमें जल प्रबंधन करना है, उसमें खरपतवार नियंत्रण की बात करनी है, उसमें कीट नियंत्रण की बात करनी है, उसमें जो रोग आते हैं उनके नियंत्रण की बात करनी है। धान की नर्सरी में डॉक्टर साहब, रोग और कीट की जैसे आपने बात की, तो इनका प्रबंधन कैसे करें मेरे और हमारे किसान भाई। धान की नर्सरी की जब हम बात करते हैं तो धान की नर्सरी में मुख्यतः दो जो कीट हैं उनका आक्रमण सामान्यतः देखा जाता है। पहले तो हम बात करते हैं तनाछेदक की। तनाछेदक जो है वो नर्सरी अवस्था से हमारी फसल में आता है और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि जब हम धान की नर्सरी लगा रहे हैं तो नर्सरी लगाने के पहले एक साधारण जो दवा हमारी क्लोरपायरिफास हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं, उसकी 20 EC क्लोरपायरिफास 20 EC आता है, जिसकी 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो तनाछेदक इल्ली है उसके कीट नष्ट हो जाएंगे और वो मुख्य फसल में नहीं जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा होता है गौलमीज जी, इसको जो हमारे धान उत्पादक किसान भाई है वो पोंगा या अगरबत्ती इस तरह से अलग अलग नाम से जानते हैं। तो गौलमीज के कारण क्या होता है कि पौधों में बहुत सारी शाखाएं आती है, तो इसका भी अगर हम नर्सरी में नियंत्रण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों को फायदा होता है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 ml प्रति लीटर पानी में अगर हम छिड़काव करते हैं नर्सरी अवस्था में तो यह हमारे पोंगा के लिए फायदेमंद होगा जी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, यदि हम इन उपायों को अपनाते हैं तो कीटों से निजात रहेगी, धान की नर्सरी अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, थोड़ा बहुत बताइए किसान भाइयों को, क्या नर्सरी में रोग की समस्या कम होती है। सामान्यतः नर्सरी में रोग कम आते हैं, पर फिर भी अगर कहीं ऐसा हमें लगता है पत्तियों पर धब्बे दिखते हैं तो ब्लास्ट सामान्यतः शुरू में भी आता है और सामान्यतः धान की फसल की किसी भी अवस्था में ब्लास्ट का आक्रमण देखा जा सकता है। तो धान में जो ब्लास्ट है उसके रोकथाम के लिए हमारे जो किसान भाई हैं उसमें फंजीसाइड का छिड़काव करते हैं और इसमें जो धान के लिए है कार्बेंडाजिम है उसका छिड़काव कर सकते हैं और उसका 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें तो इसका नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए। इसके बाद हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाइयों की मर्जी के खिलाफ ये जो पौधे उगाते हैं खरपतवार, इनका हम प्रबंधन कैसे करें। खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है। किसी भी फसल के उत्पादन की हम बात करते हैं तो खरपतवार एक ऐसी समस्या है जिससे कि हमारे किसान भाइयों को हमेशा दो चार होना पड़ता है और ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी हमारी फसल को पहुंचाता है। बिल्कुल। नर्सरी में अगर हमारे खरपतवार है तो नर्सरी में खरपतवार नियंत्रण के लिए जो बिस्पायरिवेक् सोडियम नामक दवा आती है उसका हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः ये जो दवा है 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव की जाती है और इसके लिए जो है 10 से 15 जो पंप होते हैं उसको हम बोलते हैं कि उसका प्रति एकड़ में छिड़काव किया जाना चाहिए। नर्सरी में हमारे किसान भाइयों को उतनी आवश्यकता नहीं होती, तो वहाँ हमारे किसान भाई 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में दवा को घोलकर इसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि जो चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले दोनों तरह के खरपतवार है वो उनको नियंत्रित किया जा सकता है। जी,
तो मुख्य फसल के साथ प्रतियोगिता करने वाले ये खरपतवार कभी नमी के लिए कभी प्रकाश के लिए यदि डॉक्टर साहब के बताए गए सुझावों को हमारे किसान भाई अपनाएंगे तो उनको नुकसान से वो बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके अलावा एक और बात जो हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि धान की पौध लगाने का समय आ गया है, जी हाँ, तो ऐसे में क्या उचित दूरी है और क्या उचित समय है? बिल्कुल सही। हमारे किसान भाइयों को ये बहुत ध्यान में रखना होता है कि धान की फसल की जो उम्र है वो बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है प्ले उसका। करेगी जी। हाँ, प्ले करती है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा उम्र की नर्सरी लगाते हैं तो आपका उत्पादन बहुत कम होता है जी। और एक निश्चित जो है हमारी 18 से 20 दिन की नर्सरी, वैसे तो 14 से हम 25 दिन तक की नर्सरी की बात करते हैं। अगर 14 दिन की नर्सरी लगाते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन आता है और हम जैसे जैसे उम्र बढ़ाते जाते हैं नर्सरी की वैसे वैसे हमारे उत्पादन में कमी देखी जाती है। तो सामान्यतः ये कहा जाता है कि 30 दिन के बाद की नर्सरी लगाने के बाद उत्पादन बहुत कम आता है। तो हमें कोशिश ये रखनी चाहिए कि हमारी नर्सरी 14 से 25 दिन के बीच की हो उसकी उम्र, तो हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। दूरी की जहाँ तक बात है जी, तो दूरी के लिए हम ये बोलते हैं अगर हल्की भूमि है तो वहां पर हम पास पास पौधरोपण करते हैं। हम वहां पे 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी में पौधरोपण की बात करते हैं। और भारी भूमि है तो हम बोलते हैं, जैसे हम SRI की बात करते हैं 22.5 सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो हम 22.5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तक भी दूरी पर हम पौधरोपण करते हैं। और एक चीज और देखने में आती है, हमारे किसान भाई एक जगह पे एक से ज्यादा पौधों को लगाते हैं, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बीज हमारा मुख्य एक अवयव होता है खेती में। तो इसकी लागत कम करने के लिए हम कम पौधे लगाएं एक जगह और कम उम्र का पौधा लगाएं, तो हमारी वो समस्या बच सकती है। तो 2 से 3 पौधे से ज़्यादा एक जगह पे ना लगाएं। जी, तो अलग अलग मिट्टी के हिसाब से बिल्कुल दूरी रखनी है। हाँ, और एक स्थान पर बहुत ज़्यादा संख्या नहीं लेनी है ताकि एक अच्छा उत्पादन हो। किसान भाइयों, वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। डॉक्टर साहब, धान की पौध में ये जो जड़ उपचार है, किसान भाइयों को अवगत कराइए इस जड़ उपचार से। देखिए, एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि जब हम किसी पौधे को एक जगह से ले जाके दूसरे खेत में प्रत्यारोपित करते हैं तो उस खेत से भी कई सारी बीमारियां हमारे मुख्य खेत में जाती है जी, और कई सारे कीट भी जो हैं वो जो जड़ के साथ हमारी मुख्य खेत में जाते हैं। तो हम अगर उसको वहीं पर जहां नर्सरी होती है वहीं पे अगर उपचारित कर दें तो निश्चित रूप से हमारी जो मुख्य खेत में जो फसल होगी वो अच्छा उत्पादन देगी और उसमें तुलनात्मक रूप से कम रोग और कीट आएंगे। तो इसके लिए हम जड़ उपचार की बात करते हैं और जड़ उपचार के लिए जैसे जड़ में जो रोग आते हैं उनके लिए हम ट्राइकोडर्मा विरिडी की बात करते हैं। 5 ग्राम प्रति लीटर के घोल में स्प्रे कर उसको डुबाते हैं जड़ों को और फिर उसके बाद लगाते हैं। इसके अलावा कार्बेंडाजिम के साथ मैनकोजेब दवा आती है, इसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला के इसके घोल का
हम जड़ों का उपचार करने की बात करते हैं। इसके अलावा जो कीटनाशकों से भी हमको जड़ को उपचारित करना चाहिए, क्योंकि कई तरह के कीट जो जड़ों के साथ जाते हैं उनको भी अगर हम उपचारित कर लें, जैसे क्लोरपायरीफास है 20 EC आता है, इसकी 2 ml मात्रा का घोल और उसके साथ 0.5 ml इमिडानो को मिला लें और इससे अगर जड़ को अगर हम उपचारित करते हैं तो जो हमारी मुख्य फसल है उसमें कीट और रोग जो हैं वो कम आएंगे। इसके अलावा एक हमारे किसान भाई और ध्यान दें कि कीट के लिए जब हम नर्सरी में पौधे को लगाते हैं उसके पहले एक बार और उसको स्प्रे कर दें, कोई भी कीटनाशक दवा, हम क्लोरपायरीफास ले सकते हैं या दूसरी कोई जो हमारी दवा आती है कीटनाशक दवा, उनका हम उपयोग इस चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को एक जानकारी और मिलती है कि कुछ कीट जड़ के माध्यम से भी पहुंचते हैं। बिल्कुल, जी जी, जड़ के माध्यम से भी कुछ कीट पहुंचते हैं, जिनका अगर हम जड़ रूट का उपचार कर लेते हैं तो वो निश्चित रूप से हम उनको कंट्रोल कर लेते हैं। जड़ के पास जो तने वाला भाग होता है वहाँ से भी कुछ कीट ट्रांसफर होते हैं मुख्य खेत में। जी जी, डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, रोपण के समय धान में उर्वरक प्रबंधन हमारे किसान भाई कैसे करें? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि अगर फसल प्रबंधन में अगर हम उर्वरक का ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी उत्पादन पे बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पोषण सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। जो भी जीव इस धरती पे है तो उसका पोषण अच्छा होगा तो उसका आगे की जो उसकी कार्य प्रणाली होगी वो निश्चित रूप से अच्छी होगी। तो पोषण के लिए जो हमारी धान की फसल है इसमें हमारे किसान भाई जब खेत की तैयारी करते हैं, जिसको हमारी जो प्रचलित भाषा में जो धान उत्पादक किसान है पडलिंग करते हैं, खेत को मचाते हैं, उस समय जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर और पोटेशिक फर्टिलाइजर है, पोटास जितना भी डाल रहे हैं, फास्फोरस जितना भी डाल रहे हैं, चाहे वो DAP के रूप में डाल रहे हो, सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में डाल रहे हो, पोटास जो म्यूरेट ऑफ सल्फर या सल्फेट या दूसरे पोटेशिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, तो इन सब का उपयोग हमारे किसान भाई जब खेत को मचा रहे हैं उस समय डाल दें। तो इससे क्या होगा कि उनकी उपलब्धता ठीक होगी। इसके अलावा जिंक और सल्फर, इसका भी उपयोग हमारे किसान भाई उसी समय खेत मचाते समय कर लें। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की जब बात हम करते हैं, यूरिया की बात करते हैं, अमोनियम सल्फेट की बात करते हैं, तो इनको हमारे किसान भाइयों को खेत में जब जड़ जम जाए, पौधा थोड़ा सा हरा दिखने लग जाए, तब हमारे किसान भाई नाइट्रोजन का उपयोग करें। और सामान्यतः ये कहा जाता है कि जो करीब 60 से 70 किलो आपका जो DAP है वो प्रति एकड़ हमारे किसान भाई इस्तेमाल करें और पोटास 20 किलो प्रति एकड़ डालें। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो 50 से 60 किलो प्रति एकड़ हमारे किसान भाई इस्तेमाल करें। और नाइट्रोजन को भी ये है कि उसको 3 भागों में बांट लें 15-15 दिन के अंतराल। तो डॉक्टर साहब, कीचड़ मचाने के समय फास्फोरस और पोटास, जी हाँ, उस समय देना चाहिए, बिल्कुल, पडलिंग के समय जिसे हम कहते हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइए, अब रोपण हो गया है, जी हाँ, रोपण के पश्चात क्या क्या हमारे किसान भाइयों को बातें ध्यान में रखती हैं ताकि उत्पादन अच्छा हो? देखिए, एक बार आपका रोपण हो जाता है तो उस समय हमारे किसान भाइयों को कुछ विशेष बातें ध्यान में रखनी होती है। पहली तो खेत में पानी भरा रहे, थोड़ा शुरू में जब तक हमारी नर्सरी जम नहीं जाती है तब तक हल्का पानी रखें, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर पानी रखें, तो क्या होगा कि खेत में खरपतवार के पौधे नहीं जमेंगे जी, और आपकी जो फसल में कंपटीशन कम होगा, और फिर उसके बाद आप पानी की मात्रा बढ़ाते जाएं। इसके अलावा जो खेत में खरपतवार ज़्यादा जमने ना दें, खरपतवार का नियंत्रण समय समय पर करते रहें ताकि आपको कम से कम नुकसान होने की संभावना है। और उसके अलावा जो कीड़े बीमारियों के लिए दवाइयों का इस्तेमाल भी समय समय पर करते रहें जी। तो रोपण के पश्चात हमारे किसान भाइयों को खरपतवारों पर ध्यान रखना होगा कि कहीं ये खरपतवार रुककर अवांछनीय जो पौधे हैं, हम नहीं चाहते कि ये पौधे आएँ, लेकिन इसके बाद ये आते हैं, प्रतियोगिता करते हैं हमारी मुख्य फसल के साथ, तो हमें ध्यान रखना है, हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि
खरपतवारों पर हम नियंत्रण करें। इसके अलावा रोगों पर ध्यान दें, कीटों पर ध्यान दें। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब हमारे किसान भाइयों को निगरानी रखी रहनी चाहिए। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, बहुत निगरानी जरूरी है। जरूरी है। जी जी। डॉक्टर साहब, इसी क्रम में प्राकृतिक कृषि की बात भी आती जी है, हाँ। तो प्राकृतिक कृषि द्वारा धान उत्पादन कैसे किया जाए, इस बारे में भी हमारे किसान भाइयों को अवगत कराइए। निश्चित रूप से हमारी भारत सरकार और हमारे देश के जो कृषि के मार्गदर्शक हैं, उनका प्राकृतिक खेती की ओर रुझान है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो हमारे भूमि के जो लाभदायक कीट हैं उनको बढ़ाता है। और दूसरा फायदा ये कि हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है, क्योंकि जब रासायनिक हम पदार्थों का उपयोग उत्पादन के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तो हमारे किसान भाइयों को जो धान की खेती प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, उनके लिए जब हम बीज बनाते हैं तो बीज का रोपण करते हैं, तो रोपण के लिए बीजामृत बनाएं। उसके लिए 5 लीटर गौमूत्र, 5 किलो गोबर और 50 ग्राम उसमें आपका जो चूना होता है, खाने का चूना, उसका पानी उसमें मिलाते हैं और इससे हम बीज को उपचारित करते हैं 10 लीटर पानी में इसको मिला के। और ये 100 किलो बीज के लिए प्रति 100 किलो बीज के लिए 20 लीटर जीवामृत पर्याप्त होता है जी। तो बीज को हम जीवामृत से, वो बीजामृत से उपचारित करें और जहाँ भी हम खेत में लगा रहे हैं वहाँ पर हम जीवामृत का उपयोग करें जी, और इससे हमारा उत्पादन बढ़ेगा जी। डॉक्टर साहब, इसी के साथ यह जानकारी भी दीजिए, जैसे आपने प्राकृतिक कृषि में जीवामृत के बारे में बताया, कुछ और भी मार्गदर्शन कीजिए किसान भाइयों का, और किस किस के तरीके से वह ये प्राकृतिक कृषि कर सकते हैं धान की। देखिए, प्राकृतिक खेती के जो प्रमुख अवयव हैं उसमें हम बात करते हैं बीजामृत की, जीवामृत की, घन जीवामृत की, और जो हमारे उसके ब्रह्मास्त्र है, नीमास्त्र हैं, जो जैव तरीके से हमारे कीटनाशक बनाए जाते हैं, उनकी बात हम करते हैं। इनके उपयोग के द्वारा हम खेती में जो कीट और जो हमारे बीमारियां आती है उनके नियंत्रण की बात करते हैं। इसके बाद जो आता है उसमें वापसा होता है और थाला बनाना, तो ये इसके 5 मुख्य तत्व हैं। तो हम जो अभी हम बात कर रहे थे जीवामृत की, हमने बीजामृत की बात कर ली थी। जीवामृत कैसे बनाया जाता है? जीवामृत बनाने के लिए जो हमें ध्यान देना होता है कि हम जीवामृत बनाने के लिए पहले 200 लीटर का टैंक लेते हैं और 200 लीटर का जो हमारा टैंक होता है उसमें हम 150 लीटर पानी भरते हैं। उसमें 10 किलो गोबर, 10 किलो देसी गाय का गौमूत्र और उसमें कहीं जो हमारे बड़ के पेड़ की, पीपल के पेड़ की या खेत की 100 ग्राम मिट्टी लेते हैं। इसको हम उसमें ये सारी चीज़ों का एक मिश्रण बनाते हैं हम जी 200 लीटर के टैंक में, और इसको गर्मियों के मौसम में 3 दिन से 4 दिन और बाकी ठंड और दूसरे मौसम में हम 5 से 6 दिन तक रखते हैं। और इसको प्रतिदिन हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं जी, घड़ी की सुई की दिशा में। जी 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 डॉक्टर साहब। और घड़ी की सुई की दिशा में घुमाते हैं और इसको छायादार स्थान पर रखते हैं, और ये जो तैयार हो जाता है 1 हफ्ते में, इसको हम फिर खेत में, धान के खेत में हम पूरा खेत में बिखेर देते हैं या मिला देते हैं। तो ये हमारी खेत में प्राकृतिक रूप से हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं जिनकी हमें अत्यंत आवश्यक है, और जो हमारे केंचुए हैं उनकी प्राकृतिक रूप से संख्या को बढ़ाता है, जो हमारे उत्पादन में सहयोग करते हैं। और जो हमारे जो हानिकारक प्रभाव है जमीन में जो रासायनिक कीटनाशकों का और दूसरी चीज़ों का, उनके प्रभाव को भी ये कम करते हैं जी। रसायनों के उपचार से भूमि जो है वो बंजर होती जा रही है जी, उसकी उर्वरता घटती जा रही है, इसीलिए प्राकृतिक कृषि आवश्यक है। यदि किसान भाई डॉक्टर साहब द्वारा सुझाए गए उपायों पर अमल करते हैं तो निश्चित ही कृषि अच्छी होगी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने का। किसान भाइयों, अब वक्त हो गया है खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के मुख्य समाचारों पर। देश में खरीफ बोनी 334 लाख हेक्टेयर में हुई।
मध्य प्रदेश में फसल बीमा रिलायंस एवं AICL करेंगी। खरपतवार नाशी के छिड़काव में रखें सावधानी। गेरुआ से बचाएं सोयाबीन और कामलिया कीट का नियंत्रण। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। देश में खरीफ बोनी 334 लाख हेक्टेयर में हुई। देश में सामान्य मानसून की भविष्यवाणी के बीच खरीफ फसलों की बुआई अब तक 334 लाख 50 हजार हेक्टेयर में हो गई है। मानसून को लेकर मौसम विभाग ने कहा है कि देश में जुलाई में 94% से 106% के बीच औसत बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून देरी से पहुंचा, लेकिन जुलाई के पहले दिन से सभी जगह जोरदार बारिश हुई। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में धान की बोनी अब तक 72 लाख 24 हजार हेक्टेयर में कर ली गई है। वहीं दलहन का रकबा बढ़कर अब तक 46.55 लाख हेक्टेयर हो गया है। इसमें अरहर की बुआई 16.58 लाख हेक्टेयर में हुई है। उड़द की बुआई अब तक 7.47 लाख हेक्टेयर में की गई। वहीं मूंग की बुआई 16.02 लाख हेक्टेयर में हुई है। तिलहन का कुल रकबा 77.80 लाख हेक्टेयर हो गया है। देश के मध्य क्षेत्र के किसानों की दशा दिशा बदलने वाली सोयाबीन अभी भी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। सोयाबीन की बुआई अब तक 54.43 लाख हेक्टेयर में हो गई है। इसी प्रकार मूंगफली की बुआई 20.51 लाख हेक्टेयर में की गई। सूरजमुखी की बुआई 1.16 लाख हेक्टेयर में हुई है। गन्ने का रकबा 53.31 लाख हेक्टेयर हो चुका है। वहीं कपास का रकबा 84.60 लाख हेक्टेयर हो गया है। मध्य प्रदेश में फसल बीमा रिलायंस एवं AICL करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत चयनित 2 कंपनियों को क्लस्टर के मुताबिक जिलों का आवंटन कर दिया गया है। कृषि विभाग के मुताबिक 11 क्लस्टरों में से 2 क्लस्टर के 4 जिले भोपाल, सीहोर, इंदौर एवं देवास रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को तथा शेष 9 क्लस्टरों के 48 जिले एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी AICL को आवंटित किए गए हैं। इन जिलों में उक्त कंपनियां फसलों का बीमा करेंगी। AICL इन जिलों में बीमा करेंगी जिनमें उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, रायसेन, विदिशा, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, मुरैना, श्योपुर कला, भिंड, राजगढ़, जबलपुर, कटनी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, डिंडोरी, सिवनी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना एवं निवाड़ी शामिल हैं। कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष 2022-23 में फसल हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोग के आधार पर न होकर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा। खरपतवार नाशी के छिड़काव में रखें सावधानी। खरपतवार की समस्या से निजात पाने के लिए बड़ी तादाद में किसान भाई खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करते हैं। इसके उपयोग में यदि सावधानी रखी जाए तो फसल स्वस्थ होने के साथ किसान भाइयों की सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। खरपतवार नाशी जिस फसल के लिए उपयोगी है उसी का उपयोग करना चाहिए। मात्रा जितनी बताई गई हो, साथ में घोल कितने पानी में तैयार करना चाहिए इसकी जानकारी भी होनी चाहिए तथा अमल में लाया जाना चाहिए। खेत में छिड़काव करना हो तो भूमि में नमी का होना आवश्यक होता है, तभी दवा का सही असर दिखाई देगा। छिड़काव केवल मशीन से करें और उपयोग के पहले तथा बाद में उसे साफ करें। छिड़काव के लिए फ्लैट बॉटम नोजल का ही उपयोग करें एवं घोल को छान कर ही उपयोग में लाएं। छिड़काव विशेष वस्त्र तथा हाथों में ग्लव्स लगाकर करें और घोल बचाकर न रखें। किसान भाई ध्यान रखें कि दवा का खेत में उपयोग करने के बाद नहाकर कपड़े जरूर बदलें। दवा छिड़काव के दौरान किसी प्रकार का धूम्रपान न करें। और चलिए किसान भाइयों, अब आपको बताते हैं कि गेरुआ से सोयाबीन की फसल कैसे बचाएं। गेरुआ एक फफूंद जनित खतरनाक रोग है। विशेषकर मध्य प्रदेश के ऊंचे स्थानों पर जैसे मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट ऐसी जगहों पर ज्यादा होने की संभावना रहती है। प्रायः ये रोग फूल अवस्था में आता है। बारिश अधिक होने पर तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 80% नमी होने पर इसका विस्तार अधिक होता है। ऐसी स्थिति निर्मित होने पर मेढ़ों पर उग रहे खरपतवारों को नष्ट करें। सोयाबीन के साथ अंतर्वर्ती फसल लगाएं। तुलनात्मक दृष्टि से समुद्री सतह से अधिक ऊंचे स्थानों पर सोयाबीन की फसल लगाने से बचें। सहनशील जातियां जैसे PK 1029, PK 1024, JS 8021, अंकुर, इंदिरा सोयाबीन 9 आदि लगा सकते हैं।
इसके अलावा एक्साकोनाजोल अथवा प्रोपिकोनाजोल की 800 मिलीलीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 बार छिड़काव करना चाहिए। कामलिया कीट का नियंत्रण। बरसात के सीजन में कामलिया कीट खेत से लेकर घरों तक सक्रिय होते हैं। इसके नियंत्रण के लिए खेत की मेढ़ों पर लगे खंखर, दूधी इत्यादि के पौधों का निरीक्षण करते रहें तथा खेत के किनारों पर जगह जगह घास फूस एवं कचरे का ढेर शाम को इकट्ठा करके सुबह उसमें जमा कीटों को इकट्ठा करके नष्ट करें। मुख्य फसल के चारों ओर सनई लगाकर उसमें कीट प्रकोप देखकर फॉलीडॉल 2% चूर्ण का भुरकाव करें। साथ ही मुख्य फसल पर इकोलॉक्स 1.5% चूर्ण का 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। इसके अलावा क्लोरोपाइरिफास 20 EC का 1250 से 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तथा नीम तेल 7.5 मिलीलीटर प्रति पंप के हिसाब से छिड़कें। इससे कामलिया कीट नियंत्रित करना आसान हो जाएगा। और चलिए किसान भाइयों, अब आपके लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह। धान की नर्सरी से 25 से 30 दिन की स्वस्थ पौध की रोपाई करें। संकर धान एवं अन्य किस्मों की रोपाई SR विधि से करें। सब्जी फसलों में कीटों की रोकथाम करें। जैसिड, थ्रिप्स व सफ़ेद मक्खी जैसे रस चूसने वाले कीड़ों की रोकथाम करें और बीजोपचार के बाद ही बुआई करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के अंक में फिलहाल इतना ही। यह प्रोग्राम आप दोबारा देख सकते हैं रात 11 बजे और अगली सुबह 7:30 बजे। मुझे इजाज़त दीजिए। एक बार फिर से मुलाकात होगी नए विषय के साथ।